नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक नई इकाई की ओर आगे बढ़ने वाले हैं और इसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। जिनके लेखक हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे उच्चतम कवि और उनका नाम है हरिवंशराय बच्चन। जी हाँ, ये वही बच्चन साहब हैं, इनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन अभिनेता हैं, सफल अभिनेता हैं और हम सब इनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं। हरिवंशराय बच्चन और उनकी प्रथम पत्नी जिनका नाम था श्यामा जी, उनके जीवन के प्रसंग को यहाँ हम देखने वाले हैं। तो आइए, तो किस प्रकार सबसे पहले हम उनकी अलग अलग कृतियों के बारे में देख लें। सबसे पहले बात करें उनकी आत्मकथा की। उनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है, जिनमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इन 4 बड़े ग्रंथों में उनकी आत्मकथा लिखी हुई है। जिनमें से मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, वो छोटा सा अंश यानी कि ये आत्मकथा अंश हमारे सामने क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम आत्मकथा खंड से लिया गया है, जो हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद इनकी पहचान सबसे हिंदी साहित्य में श्रेष्ठतम कवियों में इनकी पहचान हुई। इनकी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये जो मधुत्रयी उनकी कविता संग्रहों का ग्रंथ है, उनके हिसाब से उनकी पहचान हिंदी साहित्य में आज भी अमरता का वरदान मिला हो ऐसे अमर है। उसके बाद निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, 2 चट्टाने और मिलन यामिनी, ये उनके कविता संग्रह हैं। मूलतः ये कवि थे, इसलिए इनकी काव्यात्मक शैली का प्रभाव हम उनकी आत्मकथा में भी देख सकते हैं। जब हम इनकी आत्मकथा पढ़ने वाले हैं, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसका हम एक छोटा सा अंश पढ़ने वाले हैं। उस अंश में हम उनकी लेखन शैली जो काव्यात्मक ढंग से लिखी हुई है, जो काव्यात्मक ढंग से लिखी हुई है, वो हम दृष्टिपात करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि कितने कठोर परिश्रम के बाद अत्यंत निर्धन परिवार में से आते हैं और किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं, किस प्रकार वे रोगों से लड़ते हैं, किस प्रकार वे बीमारी से लड़ते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है। तो आइए हम मिलकर इनको देखने का समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तुत आत्मकथा अंश, यानी कि ये जो प्रस्तुत हमारी जो इकाई है, उसका साहित्य प्रकार क्या होगा, आत्मकथांश। आत्मकथांश या आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। यहाँ हरिवंशराय बच्चन की प्रथम पत्नी जिनका नाम श्यामा जी था, उनका एक बीमारी की वजह से दुखद निधन हो जाता है। उसके बाद उन्होंने तेजी बच्चन जी से शादी की और उसके बाद उनके अमित जी उनके सुपुत्र हुए। तो यहाँ उनकी प्रथम पत्नी जो श्यामा जी थी, किस प्रकार सुख दुख में उनका साथ देती है, किस प्रकार वो एक आईने की तरह अपने पति के हर एक दुख को समझने का प्रयत्न करती हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ समझना कि श्यामा जी का एक प्रमुख गुण था। तो कारुण्य सभर निरूपण इसमें मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण यहाँ मिलता है। और क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है और हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से लिखे हैं, रोमांचकारी ढंग से लिखे हैं, ताकि हमें पढ़ने में बोरिंग न लगे, अच्छा लगे। इसीलिए इतने रोचक ढंग से, रोमांचकारी ढंग से लिखा है और अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। उस समय में लोगों की मानसिकता क्या थी, रहन सहन किस प्रकार था, खान पान किस प्रकार करना पड़ता है, दवाइयों का खर्च आदि सब कुछ, पूरी जीवन शैली का हमें चित्र उन्होंने अपने समय का यहाँ हमारे सामने प्रदर्शित किया है। और यह जो भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसमें विषय वस्तु का भी निर्देश किया गया, यानी कि बच्चन साहब को जो बीमारी हुई थी वो बीमारी खतरनाक थी, लेकिन क्या होता है वो बीमारी श्यामा जी ने ले ली, इसलिए बच्चन साहब बच गए और श्यामा जी का देहांत, स्वर्गवास हो जाता है। तो ये हमारा विषय प्रवेश था। अब हम
मूल कथानक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अपने बीमारी को दुलारने वालों यानी कि प्रेम करने वालों में से नहीं था। इंसान का स्वभाव क्या होता है, मैं बीमार हूं, दूसरों की सम्मति प्राप्त करने के लिए, दूसरों की सेवा प्राप्त करने के लिए अपने आप को बीमार बताते हैं, यानी कि बीमारी का झूठा दिखावा करते हैं, या बीमारी के कारण वो अपने आप को स्पेशल इंसान बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं अपने बीमारी को दुलारने वाला, प्रेम करने वाला नहीं था। बीमारी है, आई है तो चली भी जाएगी। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति निर्भय था, निडर था कि बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं थी। जिनका मन कठोर है, जिनके मन में शरीर बीमार होता है, मन बीमार नहीं होता। शरीर थकता है, मन नहीं थकता। यही बात यहाँ कवि हमें कहना चाहते हैं। अगर आपका शरीर चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप मानसिक बीमार नहीं है तो आपका शरीर भी बीमारी से लड़ सकता है। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। शायद मैंने गांधी जी के लेख में ही कहीं पढ़ा था। गांधी जी का जो लेख था उसमें एक बात थी कि बीमार होना अपराध है। गांधी जी ने कहा था कि बीमार होना अपराध है। बीमार हम क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे प्रथम जरूरत हमारा खाना है। अगर हमने खाने में कुछ उल्टा सीधा ले लिया तो क्या होगा? पेट में गड़बड़, और पेट की गड़बड़ से ही हमारे अंदर बीमारी आ सकती, यानी कि खाने की वजह से ही। अगर हमारा सही तरीके से खान पान नहीं होगा तो हम अवश्य बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ गांधी जी ने अपने लेख में यही लिखा था कि बीमारी यानी कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे स्वस्थ रखना हमारा काम है। अगर हमने अपना शरीर स्वस्थ नहीं रखा तो हम अपने शरीर के अपराधी बन जाते हैं। इस तरह को कुछ और आगे में ले गया था। लेखक कहते हैं गांधी जी के इस विचार को मैं अपने जीवन में थोड़ा सा और आगे, एक स्टेप और आगे ले गया था। क्या? तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए। जिस प्रकार कानून की व्यवस्था है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसकी सजा निश्चित होती है, उसी प्रकार अगर शरीर बीमार पड़ा है तो सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। तो क्या करते हैं कि मुझे जब छोटी छोटी बीमारियां, छोटी बड़ी बीमारी जैसे कि सर्दी जुकाम है, थोड़ा सा बुखार है, सिर दर्द है, ये हमारी क्या है रोजमर्रा की जीवन शैली के आधार पर हमारे शरीर में छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर गई हैं। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो लेखक भी कहते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों के कारण मैं कभी खाट पर न लेता, यानी कि सोने का बहाना नहीं करता कि मैं बीमार हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आलस्य नहीं करते। तो क्या करते? मैं अपने से काम लेता, यानी कि अपने हिसाब से काम करता रहता। मुझे याद है, लेखक कहते हैं कि मुझे याद है कि मुझे भरे बुट बुखार में, यानी कि अत्यंत तेज बुखार में भी, जब पूरा बदन तपतपा रहा होता है, ऐसे बुखार में भी मुझे रात की ट्यूशनों पर जाने की मुझे घटना याद है। लेखक रात की भी ट्यूशन करवाते थे, कॉलेज के प्राध्यापक थे अंग्रेजी विषय के, और इसीलिए ट्यूशन करवाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करते थे। उनका व्यवसाय शिक्षक का था, साथ में कवि भी थे। तो रात की ट्यूशनों पर जाने की उनको घटना याद है। चाहे कितनी तेज झाड़ों का दिन हो, झाड़ यानी कि सर्दी का दिन हो, सर्दी की रातें हो, फिर भी वो रात की ट्यूशन पर जाते थे। यानी कि बीमार होने के कारण वे कभी भी घर पर पैर पर पैर रखकर बैठते नहीं थे, यानी कि वो कुछ न कुछ काम करते थे। बुखार की गर्मी और तेजी से, मैं तो और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? लेखक कहते हैं कि गर्मी जितनी शरीर में तेज होगी उतना ही तेज में काम करूंगा। तो बीमारी क्या होगा? बीमारी भूल जाएगी, दिमाग से बीमारी निकल जाएगी, और बीमारी निकलने के बाद हम जो काम करते हैं उस काम के बारे में सोचेंगे। अगर बीमारी के बारे में सोचेंगे तो अवश्य हम बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा क्या है? बीमारी को छोड़कर दूसरे काम में लग जाए, दूसरे काम के बारे में सोचे, तो अवश्य हम बीमार पड़ सकते नहीं है। मन से हम बीमार नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर यहाँ गांठ बांध लेते अपने जीवन में और कहते हैं कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है?
जो लोग मजदूर होते हैं, जो लोग मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनको बीमार होने का कोई अधिकार समाज ने दिया हुआ नहीं है। चाहे कितना भी तेज बुखार हो, चाहे कोई भी बीमार व्यक्ति या कुछ भी हुआ हो, फिर भी उसे काम पर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, भूखा रहेगा एक दिन। तो क्या करता है वो, चाहे कैसी भी हालत हो, वो बीमारी में भी अपने काम से मुंह मोड़ता नहीं, यानी कि काम करने लगेगा। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, हरमजदगी यानी कि ऐसो आराम की चीज है अमीरों के लिए। बीमारी अमीरों के लिए ऐसो आराम की चीज है, हमारे लिए नहीं है। हम तो मध्यम वर्ग वाले लोग हैं जनाब, हमारे लिए बीमारी कोई मायने नहीं रखती। हम जितने बीमार ज्यादा होते हैं उतना तो तेज हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, वरना परिवार भूखा मर सकता है। लेखक यही बताना चाहते हैं कि अमीरों के चोंचले हैं, ये हरमजदगी है। अगर एक अमीर व्यक्ति बीमार पड़ेगा, एक दिन काम पर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो ढेर सारे रुपये पैसे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग वाले हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, अगर वो एक दिन बीमारी के कारण काम नहीं कर पाएगा तो उसका पूरा परिवार एक दिन के लिए भूखा रहेगा। इसलिए कहा गया अमीरों का चोचला है क्या, बीमारी, और गरीबों को उसे पीछे लगाना न चाहिए। गरीबों को बीमारी के पीछे लगना चाहिए नहीं। लिखने में तो तेज बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। देखिए लेखक का जो मन है वो कितना हकारात्मक है, पॉजिटिव है। उनका माइंड पॉजिटिव रहा हमेशा। अगर हम बीमार हैं तो बीमारी में मान लीजिए अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो कुछ काम कर सकते हैं, लिखा पढ़ी का काम कर सकते हैं। तो यहाँ कवि है, लेखक क्या है, मूलतः कवि है। तो क्या करते हैं कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है, प्रेरणा देता है। बीमार व्यक्ति को और कोई काम नहीं है तो क्या करेगा, कुछ लिखेगा। लेखक कवि तो है साथ में, इसलिए वो लिखते चले, कविताएं लिखते गए लिख देता है। तेज बुखार हो है ना, उनका काम है कविताएं लिखना। और वे अत्यंत कहते भी हैं कि तेज बुखार हो तो मैं तो और तेजी से कविता बनाता, लिखता। किस प्रकार, एक भट्टी की तरह, एक तरफ की आग, जो बुखार यानी कि एक तरफ की शरीर की आग जिसमें मेरी अनुभूति। लेखक कवि है, कवि अपनी कविताओं में अपने अनुभव जन्य ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो उन्होंने अनुभव किया है वही ज्ञान हमारे सामने लाता है। तो अपनी अनुभूतियों को ताप आता, उनके अनुभवों में और जुस्सा आता, और वो क्या होता, उबलकर दिमाग में चला जाता। हृदय प्रदेश में जो अनुभव हुआ है, जो जीवन में जो अनुभव हुआ है, वो सीधे हमारे मन में शब्दों के आधार पर क्या होता है, उसमें उबाल आता है, शाब्दिक रूप से उसमें उबाल आता है। और वही उबाल हाथ के माध्यम से, पन्नों पर शब्दों के माध्यम से कवि यहाँ अपनी कविताएं लिखते हैं। यही बात कहते हैं कि जिसमें मेरी अनुभूतियों में ताप आता है, यानी कि उनकी अनुभूतियां, अनुभव जन्य ज्ञान और बढ़ता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय जलता। हृदय में जो अनुभव हुआ है वो सारी अनुभूतियों को अलग प्रकार के शाब्दिक रूप से, अलग अलग शब्दों से, वो भट्टी में से शब्द बाहर निकलकर उसमें से जो विचार आते यानी कि मन में जाते। हृदय यहाँ नीचे है, मन ऊपर है, यानी कि धीरे धीरे आग बढ़ती है, हृदय में आग बढ़ेगी। हृदय में जो अनुभव है उनमें से शब्द बनकर, विचार बनकर मन में विचार आएंगे। उसमें थोड़ी सी हम कल्पना तत्व डाल देंगे, और कल्पना के बाद जो उबाल आता, किस प्रकार गर्म पात्र में अगर कुछ रखा, एक पात्र में कुछ रखा है चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, उसमें जिस प्रकार पानी है, दूध है, उबलकर धीरे धीरे वहां उबलकर क्या हो जाता है, दूध है तो उबलकर बाहर निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ कवि कहते हैं उनकी कल्पनाएं, उनके भाव, उनके विचार अपने मस्तिष्क के उबलकर, उच्छलित होकर बाहर निकलकर पन्नों पर, शाब्दिक रूप पर वे अपनी कविताएं लिखते चलते जाते हैं। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता। अदबदाना यानी कि गड़बड़ाहट में, मजबूरी में, ऐसी बात नहीं थे कि मैं कभी मजबूर नहीं हुआ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मजबूरी में लिख रहा हूं, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मुझे कभी बाधक बनता नहीं, या बाधा बन सकता नहीं था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते।
हस्ब मामूल यानी कि नियमित रूप से, चाहे बुखार हो या ना हो, लेखक का जो नित्य क्रम था वो नित्य क्रम लेखक अपनाते हुए चले गए कि उसमें कोई दूसरा कार्यक्रम बीच में आता नहीं। हस्ब मामूल यानी कि नियमित तौर पर जो काम होता था वो नियमित तौर पर चाहे बुखार हो या ना हो वो होता चला जाता है। बदन शुक्र कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि बुखार है तो क्या हुआ, मैं भी तो यही हूं। लेखक को दूर से देखते हुए कोई बता नहीं सकता था कि उनको बुखार है, लेकिन जब उनको कोई छुएगा तो तुरंत पता चल जाएगा आपको तो बुखार है। तो लेखक पट से जवाब देते हैं, चट सवाल का पट जवाब, यानी कि रैपिड फायर आंसर। क्या, मैं भी तो यही हूं, बुखार है तो मैं भी यही हूं, मैं काम कर रहा हूं तो काम करने दो, और क्या बड़ी बात है। और शायद किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं। आप लोगों ने कुछ साल पहले द जंगल बुक नाम सुना होगा। सबसे फेमस कैरेक्टर इस जंगल बुक का, इसका नाम है मोगली। वेरी गुड, आपको याद ही होगा जंगल बुक वाली कहानी। जंगल बुक मूवीज आई थी, हॉलीवुड की थी। उनके लेखक रुडयार्ड किपलिंग का जन्म किसी भारत भूमि पर हुआ है। उस भारत भूमि में घूमे हैं, फिरे हैं, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनकी भी एक आत्मकथा है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। उनको भी इसी प्रकार की आदत थी, वे भी अपने बुखार में काम, यानी कि जब भी उनको कुछ बुखार होता है या कोई भी बीमारी होती तो वो अपने हिसाब से काम करते थे, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। यानी कि बुखार उनकी कहानियों को और निखारता था, और सुंदर बनाता था, और प्रचलित बनाता था। यानी कि बुखार की वजह से जो कहानियां उन्होंने लिखी हैं वो अत्यंत रोचक, रोमांचकारी और प्रसिद्धि प्राप्त दिलाने वाली बनी है। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें हमने आगे देखा, उनकी जो प्रसिद्ध कविता संग्रह है दो चट्टानें, उनकी एक कविता, उनकी दो सबसे बड़ी कविताएं, सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा 30 बरस अनुमान, दो कविताएं। जानपाल सांत्र उनके नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर एक लंबी कविता लिखी थी। जानपाल सांत्र एक कवि है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया था साहित्य का। इतनी बड़ी वैश्विक घटना के आधार पर इन्होंने एक नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर एक कविता लंबी चौड़ी लिखी थी। उसके बाद दो चट्टान, उसके बाद सिसफस बर्फ हनुमान, विदेश का हनुमान। जिस प्रकार हमारे यहाँ हनुमान जी देवता के तौर पर पूजे जाते, उसी प्रकार ऐसा ही एक कैरेक्टर, ऐसा एक पात्र जिसका नाम था सिसफस ब्रक्स, वो भी हनुमान की तरह ही, हनुमान जी की तरह ही उछल कूद करते थे। उसी प्रकार उनके पास दैविक शक्ति थी। तो उनके आधार पर एक दो ऐसी बड़ी कविताएं हमारे सामने लिखी, वो प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी। दांतों की बीमारी उनको लग गई थी तो प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपने जीवन पर था, जवानी पर था, यानी कि उनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में रही होगी, तब बीमारी मुझे पराजित करती नहीं थी। यानी कि जब लेखक युवान अवस्था में थे तभी वो कभी बीमारी से कभी हारे नहीं, कभी हार स्वीकार नहीं की थी। मैं अपने ही जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। एक प्रकार की जिद थी, लड़ने की हिम्मत थी, हराने की, इसीलिए वे अपनी बीमारी को क्या करते थे, पराजित कर देते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी, यस, उनके एक मित्र हैं विश्राम तिवारी, वो अक्सर कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे, मार के पीछे भूत भागे। अगर भूत को भगाना है तो उसको मारना पड़ेगा, लताड़ना पड़ेगा, तभी तो वो भागेगा ना। उसी प्रकार यहाँ कवि ने इसके आधार पर अपनी काव्यात्मक शैली से एक और कहावत बना दी कि जिस प्रकार मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे, काम के पीछे बुखार भागे। काम करो, बुखार अपने आप चला जाएगा। उसके बारे में सोचोगे तो रहेगा ना अपने अंदर। इससे अच्छा क्या है, काम के बारे में सोचते चले, सोचिए 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 तो अपने आप बुखार शरीर से 9-2-11 हो जाएगा, यानी कि भाग जाएगा। अब यह बुखार मामूली नहीं, लेकिन इस बार जो लेखक को बुखार हुआ था वह मामूली नहीं था। यानी कि ये तूफान से आने की पहले की शांति वाली बात है।
इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, मुझे कमजोर बनाने का प्रयत्न कर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया। विध्वंस यानी कि विनाशकारी झटका मुझे दे गया। और स्कूल बंद था, ऑब्वियसली छुट्टी का समय था, इसलिए क्या होगा, स्कूल बंद था तो क्या होगा, आमदनी है वो भी कम होगी। और उसी समय में लेखक को गंभीर बीमारी हो गई थी। तो स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, इसलिए शायद ट्यूशन शुरू रखा था, क्योंकि स्कूल तो बंद था, वहां से तो पगार मिलने वाली नहीं थी, आमदनी नहीं आने वाली थी, इसीलिए ट्यूशनों की आमदनी से ही उनका परिवार चलता था। अब ऐसे में और साथ में उनकी किताबों की बिक्री भी अभी नियमित नहीं हुई थी। उन्होंने जो जो किताबें, जो जो कविताएं लिखी थी, उनका बिकना भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था, उस समय की बात है ये। तो उस समय काफी खराब परिस्थिति में लेखक जी रहे थे, और तभी उनको एक गंभीर बीमारी ने उनको जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। अब कर्ज सिर पर चढ़े थे, बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने पर चला, 2 महीने, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना ना होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता, बुखार का नमूना वहीं, सुबह बिल्कुल कुछ नहीं, शाम को 101, 102 के बीच कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई। कभी धीमी खांसी दवा, शौकिया दवा बांटो, एक होम्योपैथी, शौकिया यानी कि दवा बांटो, होम्योपैथी, जो हाँ वैद्य होते हैं, पुराने जमाने में तो डॉक्टर कम ही थे, इसलिए जो वैद्य होते थे वो यहाँ से वहाँ एक गांव से दूसरे गांव लोगों का इलाज करते लिए चले जाते थे आयुर्वेदिक दवा के आधार पर। तो यहाँ शौकिया दवा बांटो एक ऐसा ही दवा बांटो था, उसके पास से लेकर यहाँ दवाई ले रहे थे। और कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, तपेदिक यानी कि क्षय, क्षय क्षय हो गया है, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर होना, बूते के बाहर होने यानी कि अपने हाथ में नहीं है, उसमें खर्चा ज्यादा होता है। बूते के बाहर यानी कि अपने हाथ में नहीं है, तो इतने पैसे भी नहीं थे। एलोपैथी यानी कि जो दवाइयां आती हैं, एलोपैथी का इलाज उनके पास नहीं था। जो हम लोग आजकल दवाइयां खाते हैं वो एलोपैथी दवाएं हैं, आयुर्वेद की दवाएं हैं जो शास्त्रों के हिसाब से बनी हैं, वो आयुर्वेदिक दवाएं जो जिसे हम होम्योपैथी कहते हैं। एलोपैथी है वो प्रोसेसिंग वाली दवाइयां हैं, और जो होम्योपैथी है वो घर पर बनाई गई होती है, या इस प्रकार के गृह उद्योग में बनाई जाती है। तो इस प्रकार की दवाइयों का खर्च, एलोपैथी का खर्च लेखक उठा नहीं सकते थे। उसकी जीवा पर सरस्वती बैठ गई थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं। देखिए अपने जीवन के कुछ कड़वे अनुभवों को यहाँ हमारे सामने लाते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि उस समय क्या मेरी जीवा पर स्वयं सरस्वती बैठ गई थी। शायद एक दिन ऐसे ही एक दिन श्यामा जी अत्यंत बुखार में तप रही थी, खटिया पर लेट चुकी थी। उसी समय शायद हंसी मजाक में शायद कहा होगा लेखक ने, हरिवंश राय जी ने, कि श्यामा तेरी बीमारी तो मुझे दे दे लेकिन तू ठीक हो जा। क्योंकि लेखक को बीमारी में काम करने की आदत है, श्यामा जी को नहीं थी। तो शायद उन्होंने जैसा कहा वैसा सच हो गया कुछ महीनों बाद। इसलिए लेखक कहते हैं कि उस समय क्या मेरे जीवा पर सरस्वती बैठी थी या विराजमान थी, कि मैंने उस समय कहा था कि श्यामा तेरी बीमारी में लेने जा रहा हूं। तो कितना अच्छा, क्या मैं बीमार हूं इसीलिए श्यामा स्वस्थ है। देखिए उसमें भी पॉजिटिव थिंकिंग डाल देते हैं लेखक। चलिए मैं बीमार हूं कोई बात नहीं, मुझे आदत है, श्यामा तो ठीक है, स्वस्थ है, कोई बात नहीं, भला चंगा रहे, और क्या हो उसका शास्त्र। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, यानी कि 6 सालों से कुछ न कुछ बीमारी श्यामा जी को लगी ही रहती थी। लेकिन इन 9 महीनों में लेखक ज्यादा बीमार रहे हैं, श्यामा जी स्वस्थ हो चुकी है। अब पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही है। देखिए पत्नी है, इसलिए यहाँ अपने पति का बीमार होना कैसे चला सकते हैं, इसलिए वो चिंतित है। श्यामा जी पति की बीमारी के बारे में चिंतित है, इसलिए अंदर अंदर खाए जा रहे, कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसे भी चिंता है, डर है, और चिंता सबसे बड़ा महारोग है। चिंता करनी नहीं चाहिए। लेखक कभी चिंता नहीं करते बीमारी के बारे में, लेकिन श्यामा जी है वो करती रहती है। अब उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। लेखक कहते हैं
कि मैंने जिस प्रकार अपने इच्छा बल से, अपनी इच्छाओं से श्यामा जी को ठीक कर दिया, चिंता मुक्त होकर, शायद उसी प्रकार श्यामा जी मुझे चिंता मुक्त रखकर, श्यामा भी मुझे चिंता मुक्त रखकर मुझे भी स्वस्थ बना सकती है, लेकिन चिंता किसी बात की होनी चाहिए नहीं। अब मेरी बीमारी का शायद किसी को पता नहीं था, घर पर किसी को नहीं पता था, लेकिन सामान्य रूप से किए जाता था, क्योंकि उनका जो सारा काम था वो वज़्ब मामूल यानी कि नियमित रूप से लेखक किए जाते थे, करते जाते थे। और गर्मी के दिनों की बात करते हैं, जून जुलाई में तो गर्मी के दिनों ही होंगे, तो उस समय में गर्मी के दिनों में थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं लोग, यानी कि शारीरिक परिश्रम बढ़ता है तो थोड़ा सा दुबला पतला शरीर है, थोड़ा सा इस प्रकार हो जाता है। उसी प्रकार लेखक का शरीर थोड़ा सा दुबला पतला भी हो गया था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से आपकी परीक्षा करवाऊंगी। डॉक्टर बीके मुखर्जी, उनके शायद गली मोहल्लों के एक बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, उनके पास आपकी परीक्षा जांच करवाऊंगी। लेकिन लेखक है वो क्या करते हैं, टालम टूल करते हैं, आनाकानी करते थे, आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे। दो रीजन था, दो कारण थे। एक तो डॉक्टर बीके मुखर्जी वो एलोपैथी दवाई देंगे तो उसका हिसाब यानी कि उसके पैसे अधिक लगेंगे, जो उनके बुते के बाहर है, बस में नहीं है एलोपैथी दवाई खाना। दूसरा, अब श्यामा जी की जो चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी चिंता मुक्त होने के कारण के चिंता मुक्त हो जाए इस प्रकार की बातें वो पॉजिटिवली सकारात्मक सोच अपनी पत्नी को बताए जाते हैं। वो कहते कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए टालमटोल का आनाकानी करते हैं। लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र क्या था, पत्नी का ब्रह्मास्त्र है, और पत्नी के आगे तो सब बेबस लाचार हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक आपको डॉक्टर को न दिखलाया जाएगा, यानी कि आप अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। क्या कहते हैं कि जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा, यानी कि जब तक हरिवंश यानी जब तक लेखक अपने आप को डॉक्टर से परीक्षा न करवाए या डॉक्टर से सलाह मशवरा न करे या डॉक्टर को न दिखाए, तब तक श्यामा जी खाना खाएगी नहीं, भूखी रहेगी। तो क्या लेखक ऐसा चाहेंगे कि उनकी पत्नी भूखी रहे? नहीं चाह सकते ना, इसीलिए जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे क्षय का आक्रमण हुआ है, क्षय की तपेदिक हुआ है, क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा यानी कि उपाय लिख दिया, कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने का कहा। देखिए सबसे बड़ी दो बात, चिंता मुक्त, वैसे लेखक चिंता तो करते भी नहीं थे, लेकिन थोड़ी बड़ी चिंता तो होती है, जो सांसारिक जीवन में यानी कि गृहस्थी जीवन में ऐसी छोटी मोटी चिंताएं तो होती रहती हैं। लेकिन आराम करने के लिए कहा, लेखक अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं तो आराम कैसे करेंगे? उनके भाई, उनके माता पिता अलग घर में रहते हैं, ये अलग शहर में रहते हैं, तो कैसे आराम करेंगे? तो खाएंगे क्या ये लोग? तो क्या करते हैं, नुस्खा, मुझे मौत का परवाना लगा, यानी कि मृत्यु की टिकट लगी, मौत की टिकट लगी मुझे, आराम में कैसे कर सकता हूं? अगर आराम करूंगा तो मेरे घर कैसे चलेगा? क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या मेरी मौत नजदीक आ गई? क्या इतने ही दिनों में के लिए मैं आया था? बस चंद दिनों के लिए मैं आया था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ निराशावादी बन जाते, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इतने बड़ा उस समय का ये भयावह रोग था। जिनको भी क्षय का आक्रमण होता था वो तुरंत यानी कि कुछ समय के बाद वह मर जाता था, क्योंकि उनकी जो रशी थी यानी कि उनकी जो दवाइयाँ थी वो उस समय काफी महंगी थी और सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ले नहीं सकते थे। जिस प्रकार लेखक को अफोर्डेबल नहीं थी उनकी दवाइयाँ, टेबलेट, उसी प्रकार सब लोगों के बस की बात यह नहीं थी। तो ये राजयोग भी से कहा गया है, राज रोग भी से कहा गया है कि ढेर सारे लोग राजा हैं वो भी क्षय की वजह से ही मर गए हैं। तो ये नुस्खा जो लिख दिया था, चिंता मुक्त होना, वो तो रहे थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में चिंताएं तो लगी रहेगी। दूसरा आराम करना, आराम करेंगे तो चिंता और बढ़ेगी, तो उनके लिए तो ये मौत का परवाना टिकट लगा। बस इतने ही गाने गुनगुनाना आया था, बस इतना ही श्रम संघर्ष करने,
बस इतने दुख संकट उठाने के लिए आया था, बस इतना सा ही जीवन, इतने से जीवन से क्या होगा मेरा जनाब, मुझे तो और लंबा जीना है। अब यहाँ कवि है, सब स्वाभाविक है, कुछ चंद उनकी काव्य पंक्तियां भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, स्वागत के ही साथ विदा होती देखी तैयारी, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद होने लगी खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, बंद होने लगी खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अभी तो मेरा स्वागत भी ठीक तरीके से नहीं हुआ था, अभी तो मेरा स्वागत भी ठीक तरीके से नहीं हुआ था, अभी तो जस्ट दुकान खुली ही थी, मेरी जीवन की मधुशाला अभी तो खुली ही थी, बस खुलते ही बंद हो गई, बस इतना सा जीवन, बस इतने ही गाने, बस इतना श्रम संघर्ष। लेकिन सबसे बड़ा जो वेधक प्रश्न उनके दिमाग में जो चल रहा था वो क्या था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य ही लिखा है, क्या श्यामा के भाग में विधवा होना ही लिखा है। ये सबसे बड़ा मर्मवेदी, हृदय को छू जाने वाला, हृदय में अत्यंत दुख पीड़ा उत्पन्न करने वाला प्रश्न था, तो लेखक के मन में अंत में आता है। अब मरने से मुझे डर नहीं लगा, लेखक को बीमारी से डर नहीं लगता था, लेकिन मरने से भी उनको डर नहीं लगता था, लेकिन मरने से पहले जो तड़प तड़प कर मरना है उससे लेखक को डर लगता था। इसलिए क्या कहते हैं कि मुझे कठिन भी नहीं लगता, कठिन लगा मरने के पहले जीना, खटिया पर लेट लेट कर मरना, उससे अच्छा काम करते करते मर जाए तो कोई बात नहीं, बेटर रहेगा, लेकिन खटिया पर लेटे लेटे दूसरों को अपनी चिंता कराते कराते मरना तो सबसे भयंकर मौत होती है। तो पूरे आराम का अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। देखिए, स्कूल से ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते तो वरना तनख्वाह कट जाएगी, तनख्वाह यानी कि पगार, सैलरी कट जाएगी। अगर ट्यूशन बंद कर दिया तो स्कूल की सैलरी बंद हो गई तो दवाइयां कहाँ से आएंगी, परिवार वाले भूखे मर जाएंगे, और फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। सालिग्राम के भाई का नाम है, परिवंश बच्चन जी के भाई का नाम सालिग्राम है, केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, छोटे भाई हैं, वो भी अपने पिताजी के साथ रहते हैं, यहाँ ये दोनों अलग रहते हैं, तो क्या सालिग्राम में छोटी सी वो भी तनख्वाह के माध्यम से पूरे घर को नहीं चला सकता, मेरा परिवार उनका परिवार सबको चला सकता नहीं, समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कल उनकी बदली हो गई हो सकती है, तब वे पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। देखिए, उनकी बदली भी हो सकती है, अगर बदली होगी तो घर से दूर रहना पड़ेगा, तो भाड़े के मकान में, किराए के मकान में रहना पड़ेगा, तो किराया देना, ये वो अलग अलग खर्च, बाद में वो भी घर पर पैसा भिजवा पाएगा नहीं, तो अधिक समस्या हो जाएगी, और महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी, और उसमें किताबों से जो आमदनी आती थी वो भी अनियमित थी, अनिश्चित है, और कर्ज तो वैसे का वैसे सिर पर चढ़ा हुआ है, कर्जदार है। अब इतनी बड़ी समस्याओं में बीच में क्या लेखक सरवाइव कर पाएंगे, क्या लेखक का जो क्षय है क्या वो उपाय खोज पाएंगे। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, डर गई, क्योंकि वो बीमारी ही ऐसी, पर तुरंत संभल भी गई, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो संभल भी गई। अगर वे खुद डर जाएगी तो वो अपने पति को हौसला ढाढ़स कैसे बंधा पाएगी, सांत्वना कैसे दे पाएगी। दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन कर सकता नहीं। लेखक कभी भी अपनी वजह से दूसरों को चिंता हो ऐसा कभी होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए श्यामा जी को ये बात पता थी, इसलिए श्यामा जी ज्यादा चिंता नहीं करते, चिंता उनके सामने जताती भी नहीं है। इसलिए वो क्या करती हैं, वो लेखक के सामने कभी बस ऐसे ही नॉर्मल बिहेव करती हैं और ऐसे ही अपने जीवन को बिताने का ढोंग करते, उनके सामने अंदर ही अंदर चिंतित हैं, ढेर सारी चिंताएं हैं अंदर अंदर, लेकिन लेखक के सामने वो एक भी चिंता की अपने चेहरे पर रेखाएं दिखाती नहीं है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, वो अत्यंत डर गए, क्योंकि ये बीमारी का नाम ही ऐसा था। पिताजी धैर्यवान थे, क्योंकि सभी के पिताजी ऐसे ही होते हैं, पिताजी हम घर के मुखिया के समान होते हैं, उनके कंधों पर हमारे पूरे परिवार का बोझ है, इसलिए उनका धैर्यवान होना, धीरजता से काम करना अनिवार्य है। इसलिए हर एक पिताजी ऐसे ही होते हैं, गुणवान होते हैं, व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ नहीं, डरो मत, अगर घर बेचना पड़े तो घर बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज अवश्य करेंगे।
शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। शालिग्राम भी हताश हो गया। उसास लेना है कि हताशा हो जाना, निराश हो जाना। असमर्थता, वो भी उसके हाथ में भी कुछ नहीं था कि वो भी इतना नहीं कमा पाता था जिनके वजह से वे अपने भैया को ठीक कर सकते थे। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी लेखक ने ढेर सारे काम किए। तो क्या होता है आगे, डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय कहाँ था। देखिए मुखर्जी जी ने जो नुस्खा दिया था कि कुछ समय के लिए आराम करो, तो लेखक ने वो स्वीकार कर लिया, कुछ समय के लिए आराम करते हैं। अब लेखक यही सोचते हैं कि जब कुछ करने को ही नहीं था, जब बहुत कुछ करने को रहता तब चिंता के लिए समय ही नहीं था। लेकिन अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। जब लेखक बीमारी में काम करते थे तो क्या होता था, बीमारी के बारे में भूल जाते थे और काम के बारे में सोचते थे। और काम के बारे में जब वे सोचते थे तो बीमारी अपने आप चली जाती थी। लेकिन अब कुछ काम नहीं है, घर पर बैठकर आराम करना है, खाली दिमाग शैतान का घर। हम आगे भी बता सकते हैं, आगे भी हमने कहा था, आगे के एपिसोड में, आगे के लेक्चर में भी, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अभी अपने दिमाग को कभी भी खाली मत रखिएगा। कुछ ना कुछ अच्छी बातें सोचते रहिए, कुछ अच्छा लिखते रहिए, कुछ अच्छा बोलते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए। अच्छा बोलेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे अपने आप। ओके, तो लेखक यहाँ यही कहते हैं कि चिंता का विषय था, चिंता, अब चिंता ही चिंता थी क्योंकि कुछ काम तो था नहीं। और विशेष चिंता मुझे सिर पर चढ़े उस कर्ज की थी। थोड़ा सा कर्ज था और उसमें मेरा इलाज हो ना हो, पर कर्ज की किस्तें यानी कि हफ्ता, छोटी सी रकम जो हमने मूल रकम ली है उसका हमने टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि हफ्ते दर हफ्ते उनका जो हफ्ता होता है वो हमें उस जिनके पास से हमने कर्जा लिया है उनको पहुंचाना पड़ता है। तो ये जो किस्तें हैं यानी कि जो हफ्ते हैं वो जानी चाहिए। तो अगर उसकी नियमित अदायगी के साथ, अदायगी यानी कि देना, अगर हमने नियमित रूप से उसको नहीं दिया तो उनकी जो साख जुड़ी हुई है, प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उनका एक नाम था समाज में, सोसाइटी में, हरिवंश राय बच्चन जी का नाम था, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उस इलाके में अच्छे जान पहचान वाले लोग थे। लेकिन अगर वो नियमित तौर पर किस्तें नहीं गई तो क्या होगा, उनकी साख कम हो जाएगी। उसके बाद उनको कोई भी अच्छी नजर से अच्छे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं देख सकता था। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। देखिए आप प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात है, इज्जतदार, इज्जत की बात है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी हमारी इज्जत उछलनी चाहिए नहीं। भरे बीच में, भरे बाजार में, भरे समाज में कभी नहीं उछलनी चाहिए। लेखक को वही डर था, अगर मेरी किस्तें, मेरा कर्ज नहीं चुका पाया मैं तो समाज मुझे बुरा कहेगा और ये मैं बर्दाश्त कर सकता नहीं हूं। श्यामा के लिए तो मैं पारदर्शी दर्पण था, आईना, कांच, पारदर्शी, दोनों तरफ से हम देख सकते हैं ऐसा कांच। और उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएंगी। श्यामा जी कहते हैं, आप किसी बात को लेकर चिंतित हो, मुझे पता है, अगर आप चिंता ही करते रहेंगे, चिंता ही करते रहेंगे तो ये दवा क्या काम करेगी, आपका कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने कहा ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज हैं, करीब 100 अन्य मित्रों के, यानी कि कुल मिलाकर 500 जितने रुपये कर्ज पर हैं। तो उस समय की बात जब 500 रुपये अत्यधिक अधिक माना जाता था, तो ये 500 रुपये उनके पर कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा, आश्चर्य में डूब गया। श्यामा जी ने जो उत्तर दिया कि वो तो आपको मैं वो कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी, जाओ शांति से मर जाओ। यही कहा, सहसा उठकर उसने घूर कर देखने लगा जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, अरे कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम चिंता छोड़ दो, वो तो मैं आपके मरने के बाद उतार दूंगी। देखिए यहाँ ढाढ़स बंधाने, सांत्वना देने की बात है, क्योंकि लेखक को सबसे ज्यादा चिंता कर्ज की थी और श्यामा जी जानती थी। इसलिए श्यामा जी ने कहा कि वो मैं चुका दूंगी, आप चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक इंसान के जीवन मन में चिंता रहेगी तब तक दवाई का कोई असर हो सकता नहीं है, चिंता का कोई इलाज नहीं है। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपने छाती पर रखकर, वज्र की कठिन निर्णय, कठिन शब्दों को अपने छाती पर, अपने हृदय पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, क्योंकि अंदर से श्यामा डरी हुई थी, चिंतित थी, लेकिन लेखक के सामने वो अपने
हाव भाव अपने स्वभाव को लाना नहीं चाहती थी, मुझे चिंता मुक्त रखना चाहती थी। लेखक कहते हैं कि वो मुझे चिंता मुक्त रखना चाहती थी, इसीलिए मेरे सामने इस प्रकार के शब्द वे कह सकती थी। मरने के लिए मैंने जो अपने आप को छोड़ दिया था, अब मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक अब तक आराम कर रहे थे, अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब श्यामा जी ने कहा कि वो तो मैं, आपने जो कर्ज की बात की वो तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी, जाओ सामने से मर जाओ। लेखक को ये लगा कि श्यामा के लिए तो मुझे कुछ करना चाहिए। अब तक मैंने जो अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे प्रयत्न करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि मैं श्यामा को भविष्य में शायद मेरे मरने के बाद कोई समस्या दिक्कत न हो, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और आगे कहता है कि श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, योग्य नहीं रहा हूं और कभी करने के योग्य भी नहीं रहा हूं। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसे जघन्य और अपराधी और कोई नहीं होगा। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अभी भी है। देखो कि सोच रहे पड़े पड़े खटिया पर कि श्यामा के लिए मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, तो क्या मेरे मरने के बाद श्यामा का जीवन चिंतित, इस प्रकार चिंता के बीच में छोड़कर जाना उचित है? नहीं, मैं श्यामा के लिए कुछ करूंगा। तभी अचानक रात में सोने से पहले उनके कानों में मानो सो कोई आवाज आई, छोटी सी अंदरूनी आवाज आई, अंतर्मन की आवाज आई कि अभी भी एक रास्ता बाकी है, हिम्मत मत हारो, अभी भी एक रास्ता बाकी है। तो कौन सा रास्ता है? क्या करेंगे लेखक आगे चलकर? क्या वो एलोपैथी दवाइयों का खर्च उठा पाएंगे, या फिर वो आयुर्वेद का सहारा लेकर कुछ नया नुस्खा निकालकर कुछ अलग चीज करके हुए क्या घर पर दवाई बनाकर अपने आप को ठीक करेंगे? क्या होगा अब देखेंगे दूसरे एपिसोड में।